Hello everyone, this is Dr. Mythbuster. Today we are here in Giga Mall, Islamabad, where we talk to the people about their medical health, some queries regarding their disease and try to practically answer them. आज वाले सेगमेंट में हमने कुछ चीज़ें बीच में ऐड की हैं जिसमें हम छोटे छोटे सवाल करेंगे ताकि लोग मेडिकल साइंस के बारे में जानें. Let's get started. तो आप कुछ पूछना चाहते हैं किसी किस्म का कोई सवाल? I'm a kidney failure patient. Yes, I have seen. जब आप उधर से आ रहे हैं ना तो मुझे लग रहा था कि you are really sick. Yes. From last 9 years, but Alhamdulillah, I'm maintaining myself. That's great. And I have as well survived from ventilator that's in great, that's last great. 15 days. So Alhamdulillah. आप माशाल्लाह इतना सर्वाइव करके इतनी बड़ी बीमारी में से जो है वो बाहर निकले हैं. ये किडनी फेलियर के पेशेंट हैं. आप क्या एडवाइस करेंगे हमारे पेशेंट्स को और हमारे लोगों को? I would like to advise my patients जितने भी किडनी फेलियर्स के पेशेंट हैं, सबसे पहली चीज़ याद रखें कि अल्लाह ताला का जो फजलो करम है ना, उसको हर वक्त मांगते हैं. गुड, ग्रेट. जब तक अल्लाह का फजलो करम नहीं होगा, आप पे कोई दवाई कोई दम कुछ असर नहीं करेगा. ठीक है. सेकंड चीज़ ये है कि अपने डायलिसिस की जो टाइमिंग है ना, उसके फॉलो अप को स्ट्रिक्ट रखें, उसको मेंटेन करें. Okay. ठीक है. पोटेशियम हाई अवॉइड करें. वो डाइट्स जिसमें पोटेशियम ज़्यादा है वो कम खाएं. हाँ, वो अव्वल तो खाएं ना. ठीक है. सोडियम का इंटेक थोड़ा कम करें. ठीक है. प्रेशर्स को शूट करता है. जी जी. उसके अलावा ये अपना डाइट चार्ट भी अच्छा रखें, मील ब्रेक करके खाएं. अच्छा, ये बताएं कि ये मतलब हुआ कैसे था आपको? आप इस डिजीज में कैसे वो यार अनफॉर्चुनेटली ना मेरा बीपी स्पाइक करता था. ठीक है. तो मैंने उसको थोड़ा सा इग्नोर किया. ठीक है. और मेरे वर्किंग आवर्स, आई वाज इन दुबई, और मेरे वर्किंग आवर्स 18 आवर्स होते थे. मैं इनकी बात काट के दो चीज़ें ऐड करूंगा कि एक तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ये किडनी फेलियर में पेशेंट जाता है और दूसरा शुगर की वजह से. तीसरा एक और चीज़ भी है. जी जी. पेन किलर्स अवॉइड करें. ऑब्वियसली पेन किलर्स जो होते हैं वो हमारे किडनी को, जितने भी हम पेन किलर्स लेते हैं ना, वो हमारी किडनी की जो सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई, उसको कंस्ट्रिक्ट करते हैं, कम करते हैं. और पाकिस्तान में ये हर दूसरा बंदा इस चीज़ को यूज्ड हुआ है कि सारा दिन काम करने के बाद उसने रात को पेनाडोल या डाइक्लोफेनिक कोई ना कोई उसने टेबलेट जरूर लेनी होती है. तो सर प्लीज़ अवॉइड, इस चीज़ से मना हो जाएं, ये चीज़ ना लिया करें. लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं कहूँगा कि डेली सूरह रहमान सुबह सुना करें. ग्रेट. वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पिंग है और आपको एनर्जी जो है ना वो प्रोवाइड करती है, क्योंकि अल्लाह के कलाम में शिफा है. नो डाउट. मैं किडनी फेलियर्स के जो रिलेटिव्स हैं, फैमिली है, उनको एक रिक्वेस्ट करूंगा, यार देखें, इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया कि वो एक किडनी पे सर्वाइव कर सकता है. ग्रेट. तो अगर आप में से कोई भी डोनेट कर सकता है, सवाब का काम है, इसमें कोई गुनाह नहीं है. सही कह रहे हैं. पेशेंट की जान बचाएं बजाय इसके कि वो तकलीफ में जिए. पाकिस्तान वन ऑफ द कंट्री कि जहाँ पे आप किसी से कोई चीज़, जब आप वेरी नियर टू डाई होते हैं, उस टाइम एक टाइम पीरियड ऐसा होता है, कुछ लोगों में, सब में नहीं, कुछ लोगों में ऐसा टाइम पीरियड होता है कि हम अगर चाहें तो उनके जो अज़ा होते हैं उसको निकाल के सेव कर सकते हैं फॉर दोज पीपल जो बिल्कुल सही हैं और उनका जो लंग्स हैं या उनका जो ऑर्गन है वो काम नहीं कर रहा. हम उनको डोनेट कर सकते हैं. ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया में ये प्रैक्टिस मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम में ये प्रैक्टिस नहीं है. तो ये काइंडली आपके चैनल के तवज्जुह से आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, यस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड सीएम पंजाब कि प्लीज़ ऐसा लॉ पास करें जिससे आप डिसीज डोनर की जो है ब्लड बॉडी पार्ट्स जो हैं वो ले सकें. प्लीज़, वी नीड इट एंड वी नीड इट वेरी बैडली. बहुत ज़्यादा ये स्ट्रिक्टली होना चाहिए और इसको एजुकेट करना चाहिए. हम लोग ये समझते हैं कि शायद ये चीज़ें जो मेरी हैं वो मैं ही साथ लेके जाऊंगा और मेरा हिसाब होगा या मेरी चीज़ें मेरे पास सेफ रहेंगी. ऐसा हरगिज़ नहीं है. अल्लाह पाक ने एक दूसरे के काम के लिए, इंसानियत या इस्लाम क्या मकसद है, दूसरे पे सलामती आप उसको पेश कर रहे हैं या उसको आप ब्लेसिंग दे रहे हैं. तो अगर आप जाने से पहले कोई चीज़ अपनी किसी को दे सकते हैं तो आपको ज़रूर डोनेट करना चाहिए और बल्कि ये लॉ पास होना चाहिए. मैं इनकी बात के साथ 200% जो है वो मुतफिक हूँ. मैं पूरा पुरुमीद हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर शहबाज शरीफ से, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मिस्टर आसिफ अली ज़रदारी से एंड स्पेशली सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा से कि वो ज़रूर इस पर कोई एक्शन लेंगे और ज़रूर इस पर कोई ना कोई वर्कआउट करेंगे. सर जज़ाक थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया. थैंक यू. कैन यू प्लीज स्टैंड अप? ओके, आप ये बताएंगे क्या हमारा जिगर खून बनाता है? हम छोटे छोटे क्वेश्चंस बीच में ऐड करेंगे ताकि लोगों को. ग्रेट. आपको कैसे पता है कौन से जिस्म की बॉडी पार्ट है जो खून ब्लड बनाता है? हार्ट. ओके. एनीवन एनीथिंग एल्स? नहीं. ओके.
हमारा जो जिगर है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये खून बनाने का काम जो है वो जिगर का है। बेसिकली बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने का, बॉडी को खून को साफ़ करने का काम जो है वो जिगर का है। अदरवाइज़ जो हमारी बोन्स होती हैं उनके अंदर जो है वो खून बनता है, खून में उसमें ग्रो करता है। दिल इज़ जस्ट अ पंप, इट्स नॉट फॉर आप ये कहें कि नए सेल बनाने के लिए खून का कोई नया सेल नहीं बनाता दिल। दिल सिर्फ पंप करता है ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए, जनरलाइज बॉडी में सारा ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। और जिगर जो है उनकी सफाई करता है। लोग बात करते हैं कि मेरे जिगर ने खून बनाना छोड़ दिया है, इस सेंस में मैंने ये आपसे किया। और डिनाई सर, मैडम आ जाए। अभी हमें इशू आया है कोल्ड ड्रिंक से रिलेटेड क्या इशू आया बताएं? कि मतलब ये कोल्ड ड्रिंक मांग रहे हैं, पानी डाल के दे दो तो इशू नहीं होती। 1 साल का हो गया, अब इसको पिला दो, क्या इशू होगा? हाँ, ये आपने बड़ी मतलब ये क्वेश्चन बेसिकली ये है कि कोल्ड ड्रिंक इट सेल्फ डजंट कॉज एनीथिंग, लेकिन ये होता है कि जब आप उसको डायलेट करते हैं या डाइल्यूट करते हैं पानी डाल के या किसी चीज़ करके, उसकी जो एफिकेसी है वो कम हो जाती है। यानी उसमें कुछ कार्बोनिक ड्रिंक्स होते हैं और कुछ शुगर होती है जो हमारे गले में, हमारे टॉन्सिल्स पे लैग करने के बाद वहाँ पे बैक्टीरिया की जो आप ये कह लें कि इन्फेक्शंस हैं वो बढ़ जाती हैं। तो उससे ये होता है कि जब आप वाटर डालते हैं, पानी डालते हैं, तो उसकी एफिकेसी कम होने की वजह से वो वहाँ पे लैग होने की बजाय मज़ीद आगे मूव कर जाता है। और द सेकंड थिंग इज़ को जो उसकी ठंडक होती है, यानी कि उसकी जो कोल्डनेस है वो भी उससे कम होती है। तो आप इनको दे सकते हैं, लेस इफेक्टिव होता है। वैसे अगर आपके बच्चों को कोई ऐसा इशू है कि आप सारा दिन खाना खाने के बाद या चीज़ें लेने के बाद उनको टॉन्सिल्स का इशू आ जाता है, तो अपनी एक रूटीन हैबिट बनाएं कि रात को सोने से पहले आधा कप या 1 कप पानी गर्म करके, जैसे डे में ये कोई चीज़ पीते हैं आप उस तरीके से उनको पिला दें। जब वो आप पिलाएंगे गर्म पानी, उनके सारे के सारे ये थ्रोट को साफ करके उसकी जो गंद है वो सारा मैदे में ले जाएगा। और कुछ हाँ दे सकते हैं, डाइल्यूट करके दे सकते हैं, कोई इतना ही सब। थैंक यू अल्लाह हाफ़िज़। ताकि ये लोगों को अवेयर करने के लिए एक चैनल है, आप कुछ पूछेंगे तो लोग जानेंगे किसी चीज़ के बारे में। कैन यू हैव लिटिल टाइम प्लीज कम? अभी तो फिलहाल ये जो थायराइड होता है, गले के अंदर ग्लैंड्स हो जाते हैं, ये किस किस्म के होते हैं और इनकी कितनी केयर करनी चाहिए? कुछ सर्जरी करवानी होती है या इसके अलावा वो ऐसे मेडिसिन से भी ठीक हो जाता है? देखें, जो थायराइड है ना, ये एक ऐसा ग्लैंड है जो हमारे जिस्म को मैच्योरिटी, हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, हमारे ब्रेन की मैच्योरिटी को, और इसके साथ साथ बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको नॉर्मली फंक्शन परफॉर्म करवाने के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है। इसका एक आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इसका काम जो है वो आग का काम होता है, ठीक है। अब जब ये बढ़ जाए, अगर ये ना बढ़े, जिसमें हमें नज़र नहीं आ रहा, तो इसमें जब हम TSH वगैरह करवाते हैं, जैसे इसका टेस्ट होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायराइड प्रोफाइल हम करवाते हैं, अगर वो नॉर्मल है तो इसको हम कंसिडर नहीं करते। अगर ये कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो फिर हम मेडिसिन से इसको ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर ये सामने से नज़र आना स्टार्ट हो जाए, जिसको हम लोग गिल्लड बोलते हैं या हम इसको लंप बोलते हैं, तो अगर ये सामने नज़र आना शुरू हो जाए तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो 2 रीज़न से किया जाता है। नंबर फर्स्ट कि ये कॉस्मेटिकली किया जाता है, बुरा लगता है ये, ठीक है, कॉस्मेटिकली ट्रीटमेंट है। नंबर 2 कि इसमें कोई ऐसी हिडन डिजीज़ तो नहीं है जो ज़िंदगी में आने वाले दिनों में बहुत हद तक ख़तरनाक डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाए, जिसका नाम कैंसर है, ठीक है। तो इन 2 रीज़न्स की वजह से ये ट्रीट किया जाता है, ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की आप बात कर रही हैं। अदरवाइज़ ये मेडिसिन से हम इसका जो है वो चीज़ों, अगर इसका हार्मोन कम आ रहे हैं जिसम में, तो हम तेज़ बनाने वाले हार्मोन दवाई दे देते हैं। अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो उसको कम करने वाली दवाई दे देते हैं। तो दवाई से हम ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन सर्जरी की तरफ हम तब जाते हैं कि जब इसके अंदर कोई हिडन ऐसी डिजीज़ हो ख़तरनाक हद तक, जैसे मैंने आपको बताया जिसका नाम कैंसर है, या इसके अलावा कोई कॉस्मेटिकली हमें बुरा लग रहा है। अब जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप मुझे मना करेंगे कैमरे में ना आए, तो हम लोगों को कैसे बता सकते हैं? ये बच्चे हैं, ये नेट से बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, तो आप ही यहाँ पे खड़े होकर खुद इनको घर कहते हैं कि सीखें, इंटरनेट से पढ़ें, लर्न करें, और उनके सामने कह रहे हैं कि हम कैमरे में नहीं आना चाहिए। देखिए, जब तक हम अपने ज़हन को चेंज नहीं करेंगे ना, हम कभी भी अपनी नेक्स्ट नस्ल, नेक्स्ट जनरेशन को चेंज करें। ओके, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ योर हार्ट? आप बता दें, मैं पूछ लेता हूँ आपसे। नो, इट्स नॉट इन द लेफ्ट, इट्स द मिडल ऑफ द चेस्ट। यस, ये रॉन्ग है। ये जो चीज़ें हम सोचते हैं ना कि लेफ्ट साइड पे हमारा दिल, ऐसा नहीं है। इट्स अ मिड ऑन अवर चेस्ट। अंडरस्टैंड दैट?
मेरी मदर को अभी एनस्टेमाया हुआ है 4 दिन पहले, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन है कि अब इनको क्या एहतियात करनी चाहिए। एनस्टेमी बोलते हैं कि जब नॉन एसटी एलिवेशन हार्ट अटैक हो। स्टेमी बोलते हैं जब एसटी एलिवेशन हार्ट अटैक। इसमें ये होता है कि पेशेंट समटाइम लेट पहुंचते हैं, एसटी डिप्रेशन हो जाता है। जब वो विद इन टाइम एसटी एलिवेशन के टाइम के साथ साथ 2 घंटे या 3 घंटे या आधे घंटे के बीच में पेशेंट हमारे पास आए, हम उसको एक इंजेक्शन लगाते हैं, उसका नाम होता है एसके, स्ट्रेप्टोकाइनेज। एल्टीप्लेज के नाम से भी आता है, बहुत सारे नाम से आता है, लेकिन बट इन केस पेशेंट दूर से आ रहा है, डिले हो गया, रास्ते में किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर ने उसको अंगेज कर लिया और पेशेंट जो है वो कन्वर्ट हो गया नॉन एसटी एलिवेशन में, पेन उसको स्टिल रहता है, लेकिन जब हम उसकी ईसीजी करते हैं तो उसमें हमें पता चल रहा होता है कि पेशेंट की अब एसटी लीड्स जो है ना वो डिप्रेस हो चुकी हुई हैं। हम उसको कैटेगराइज कर देते हैं नॉन एसटी एलिवेशन एमआई में, मायोकार्डियल इन्फार्क्ट में, ठीक है। फिर हम उसको मेडिसिन के पे 3-4 दिन 5 दिन उनको रखते हैं, पेन रिजॉल्व किया जाता है और उनको एनजीओ के लिए जो है ना वो एडवाइस करके तो घर में भेज देते हैं डेट दे के। तो माइट भी पॉसिबल है आपके साथ यही सारा कुछ हुआ होगा, लेकिन जो चीज़ है वो ये है कि अगर आपने अभी तक एनजीओ नहीं करवाया तो यू मस्ट हैव टू गो फॉर एनजीओ, क्योंकि जब भी क्लॉटिंग या वेसल्स ब्लॉक होने की वजह से दिल में दर्द हो तो देयर इज़ डेफिनेटली कल्प्रिट, कोई ऐसी चीज़ वहाँ पे मौजूद है जो इसको कॉज कर रहा है, जिससे हार्ट के जो सेल्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं और हमें पेन आ रहा है। और इसके लिए एनजीओ कराना चाहिए। इसके लिए एनजीओ बेसिक है, यानी कि एनजीओ करवाएंगे तो हमें पता चलेगा कि किस साइड से वेसल्स जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट हुई हुई हैं, बंद हुई हैं, ब्लॉक हुई हुई हैं। हम उसको खोलने चाहेंगे, खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते। कुछ डिजीज़ में हम स्टंटिंग करके उस वेसल्स को ओपन कर देते हैं और पेशेंट का जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जिसमें हम 2 से ज़्यादा स्टंट नहीं कर सकते। अगर ट्रिपल वेसल डिजीज़ हो, 3 वेसल्स जो हैं वो ब्लॉक हो चुकी हुई हैं, तो फिर हम कैबिज की तरफ जाते हैं, यानी ऑपरेशन की तरफ जाते हैं। थाई से, टांगों से वेसल्स को लेके निकाल के और कार्डियक में बाईपास कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर डबल वेसल डिजीज़ हो, सिर्फ 2 वेसल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, उनमें कंजेशन हुई हुई है या क्लॉटिंग हुई हुई है, तो फिर हम स्टंट डाल के उनको खोल देते हैं। तो ये इसका जो है ना वो ट्रीटमेंट है। समटाइम्स हम लोग टेस्ट वगैरह, जैसे अभी रिसेंटली मेरा डायबिटीज़ का टेस्ट हुआ था तो उसमें मेरे 7.2 आया ना, HbA1c जो है, ठीक है। और वैसे ही एहतियातन हमने दूसरी लैब से, सीटी लैब से करवाया और आईडीसी से करवाया, तो एक में 4.9 आया और एक में 5 आया। हाँ, ठीक है। हम समटाइम्स एक ही उस पर रिलाय करके लैब पे, तो हम लोग अगर मैं किसी भी डॉक्टर पे जाती और उनको मैं अपनी रिपोर्ट्स दिखाती तो उन्होंने तो मुझे मेरी मेडिकेशन स्टार्ट कर देनी थी, ठीक है। तो हम क्यों ऐसी लैब्स वगैरह को वो नहीं करते? देखिए, अ गुड डॉक्टर, अ गुड कंसल्टेंट कभी भी आपके टेस्ट पे रिलाई नहीं करता, वो आपको और आपके टेस्ट को कोरिलेट करता है। अगर हमें उसमें 80% चीज़ें जो हैं वो रिजेंबल मिलें तो वी थॉट दैट कि ये टेस्ट जो है ये ठीक है, लेकिन अगर हमें उसमें 50% का भी मार्जिन नज़र आना स्टार्ट हो जाए तो हम उसको डिनाई कर देते हैं। हम लिख देते हैं कि प्लीज़ रिपीट सम अदर लैब्स, या कोई अच्छी इंटरनेशनल लैब जो है वो रिकमेंड कर देते हैं। और जो दूसरी चीज़ है कि टेस्ट गलत आ गया, इसमें ना लेबॉर्ट्री की गलती है, ना करने वाले की गलती है, ना ही उस मशीन की गलती है। हर जगह पे एरर्स मौजूद हैं, कंटेमिनेशन चीज़ें मौजूद हैं। हमें आंख से नज़र नहीं, आंख से जो हमें नज़र आता है, जो हमें दिख रहा है, वो ज़रूरी नहीं है वही सारा कुछ हो। पिछले दिनों कोविड का एक वबा आई हुई थी, हम सलाम भी नहीं लेना चाहते थे किसी के साथ, हमें कंफर्म नहीं था कि क्या आपको कोविड है या मुझे कोविड है कि नहीं है। सो दैट्स मीन कि जो मेडिकल साइंस है वो टोटली अवे फ्रॉम आवर आइज़ है, माइक्रोस्कोपिकली है वो। तो उसमें कोई एरर आ जाना या किसी जगह पे कोई टेस्ट को कंटामिनेट, वो फ्लूइड का कंटामिनेशन होकर गलत आ जाना, इट्स नॉट अ बिग डील। द थिंग इज़ दैट जब एक कंसल्टेंट अपने पेशेंट को देख रहा होता है, वो आपके टेस्ट को और आपको आपस में कोरिलेट करता है, देन ही डिसाइड कि क्या आप में वाकई ही ये टेस्ट जो सामने नज़र आया ऐसा है कि नहीं है। अदरवाइज़ ही परस्यू दैट और ही रिकमेंड दैट कि प्लीज़ रिपीट दिस टेस्ट अगेन। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कहीं से भी टेस्ट की रिपोर्ट गलत आ जाती है, हम आपकी हिस्ट्री को लेके उसके बाद आगे फर्दर परफॉर्म करते हैं। जिस कंसल्टेंट ने आपको ये बात एडवाइस की थी कि आप HbA1c करवाएं, उसने बहुत सारी आपसे पहले बातें पूछी होंगी, इसीलिए वो HbA1c पे गया। नहीं, ये तो मैंने
एहतियातन करवा लिया, देखा ना ये बिस्किट। एक्चुअली मेरा वेट रिड्यूस हो रहा था, इस वजह से मैंने एहतियातन, क्योंकि जो मुझे देख रहा था मुझे कह रहा था आप इतने वीक क्यों हो गए। अब तो मेरा ख्याल है नेक्स्ट आप एहतियातन कोई टेस्ट नहीं करवाएंगे। बस एक टेस्ट के चक्कर में मैंने सारे टेस्ट करवाए। रैपिड प्रोफाइल मैंने सारे टेस्ट ये इशू आ जाता है, ये इशू आ जाता है, किसी भी जगह पे आ जाता है, तो इसको इतना सीरियस ना लें। लेकिन होप जो व्यूअर्स 2-4 दिन मेरे गुजरे उसमें हाँ, मुझे डायबिटीज हो गई है, वो तो बस एक टेंशन। बॉडी जो होती है वो इटसेल्फ आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बीमार होने के बाद शो करना स्टार्ट कर देती है, इसीलिए हम हेल्थ कंसर्न की तरफ जाते हैं। तो अल्लाह आपको सेहत दे, आपको डायबिटीज से दूर रखे। माशाल्लाह बहुत प्यारी फैमिली है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। There are 100 of questions that every day comes in your brain. तो आप कोई पूछ लें, मैं आपकी हेल्प करूं? ओके, आप मुझे ये बताएं कि जिगर खून बनाता है कि नहीं बनाता? लीवर नहीं देखे ना, ये ये एक सीरियस क्वेश्चन है। तो मैडम आप बताएं कि जिगर खून बनाता है कि नहीं? ओके, आप बताएं। ऑब्वियसली इट्स नॉट। जिगर या लीवर हमारे खून की सफाई करता है, ये खून बनाता नहीं है। ओके, ये हाँ जी, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लोगों को ऐसा लगता है कि सिंस द डे ऑफ दे बॉर्न, तब से लेके अब तक यही चीज़ें चलती आ रही हैं। तो हम उन चीज़ों को करेक्ट करने के लिए, सही करने के लिए, इसलिए हम बाहर निकले हैं। क्वेश्चन ये है कि मेरी मम्मा को ब्रेस्ट कैंसर था ना, सो बेसिकली अगर आप उससे क्योर हो जाते हो उसके बाद तक आपको कब तक चेकअप्स करवाने चाहिए? अच्छा, इसमें ही होता है कि जब कैंसर के पार्ट को हम रिमूव करते हैं, किसी भी कैंसर के पार्ट को, हम उसको पहले भेजते हैं कि ये ज़रा चेक किया जाए कि क्या वाकई ही हमने नेसेसिटी पार्ट को रिमूव भी कर पाए हैं कि नहीं कर पाए। अगर हमें वो चीज़ें विद द हेल्प ऑफ सम मशीन्स, अगर हमें वो चीज़ें नज़र आ जाती हैं कि हमको नेसेसिटी पार्ट को रिमूव कर दी है, फिर हमने हर 6 मंथली वो जाके चेकअप करवाना होता है कि दोबारा रीग्रो तो नहीं कर रहा। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि रिमूविंग के बाद जब हम उसका टेस्ट के लिए भेजते हैं, जिसको हम लोग पैथोलॉजिकल टेस्ट बोलते हैं, शायद आपको पता हो, जब उन्होंने रिमूव कराया उन्होंने एक बॉक्स में डाल के उनको भेजा वहाँ पे, और पैथोलॉजी ने उसका टेस्ट किया, और जब पैथोलॉजिस्ट अगर ये बात बता दे कि स्टिल कैंसर आर देयर, तो दैट शोज़ एक्सट्रीम उसके जो एजेस होते हैं, अगर उस पर भी कैंसर मौजूद है, जो हमें ये क्यास करता है, ये ख्याल देता है कि अगर बाहर वाले एजेस पे कैंसर है तो इसका मतलब ये है कि जहाँ से वो निकाला है उसके साथ साथ अभी कैंसर के पार्ट जो है वो मौजूद है, तो हम उसको रीऑपरेट की तरफ जाते हैं एज़ सून एज़ पॉसिबल। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए तो फिर हम उसका ट्रीट भी करते हैं, उसको दोबारा बार बार बुलाते भी हैं और उनको रिविजिट पे बुलाते हैं और रीऑपरेट भी करते हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर हम 6 मंथली या 1 ईयरली जो है ना वो फॉलोअप पे बुलाते हैं कि ऐसा ना हो कि दोबारा कैंसर जो है वो ग्रो कर जाए। तो माइट बी यू अंडरस्टैंड दैट। गीगा माल में आज बहुत से मिस को हमने बस किया, बहुत सी बातों को हमने करेक्ट किया, बहुत सी चीज़ों को हमने अब तक पहुंचाया कि लोग क्या सोचते हैं, कैसे उनके जहन में कौन सी बातें आती हैं मेडिकल के बारे में, जो गलत चीज़ें उनके जहन में पाई जा रही थी उनको सही करने की कोशिश की। इसी तरह की वीडियोस को देखना चाहते हैं, मज़े की बातें हम ऐसे सुनना चाहते हैं, अपने मिथ्स को, अपनी चीज़ों को, मेडिकल साइंस को करेक्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये सारी चीज़ें कैसी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया।